नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव और उससे पहले जिला पंचायत में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और अब कल यानी 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है और कल ही नतीजे आएंगे। उससे पहले करीब 300 सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है जिसमें कई नामांकन वापस भी लिए गए, लेकिन नामांकन के दिन सूबे के कई जिलों से मारपीट और नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में गुंडाई हुई है, तो वहीं मायावती ने कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा का असली में जिम्मेदार कौन है। चुनावी हिंसा में एसपी, बीएसपी क्या वाकई राजनीति कर रही है? और सबसे बड़ी बात, क्या चुनाव से पहले परिणाम जो अब तक निर्विरोध आ गए वो संकेत दे रहे हैं कि योगी का डंका यहां भी बज रहा है? चलिए हम बड़ी बहस की शुरुआत करें, उसके पहले आपको 15 तस्वीरें दिखाते हैं। सूबा बड़ा है तो सूबे से अलग अलग जगहों से 15 तस्वीरें निकल कर आई। बहराइच, सीतापुर, गोरखपुर, अलीगढ़, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, महाराजगंज, बदायूं, बिजनौर, जालौन, उन्नाव, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर, यानी बहराइच से लेकर ललितपुर तक की जो 15 तस्वीर आपने देखी और देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखिए उसमें एक चीज आपको खास दिखाई देगी और वो कॉमन है। हर तस्वीर में लोग इकट्ठे हैं और उनमें आपस में नोकझोंक और मारपीट हो रही है। पुलिसकर्मी कहीं उनको खदेड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं वहां पर उनसे बातचीत करके उनको समझाते नजर आ रहे हैं, कहीं गाड़ियां भी तोड़ दी गई, लोगों का सिर फोड़ दिया गया। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। ये सब कुछ चुनाव के चलते हो रहा है और उसी के बीच में राजनीति प्रवेश कर गई। अखिलेश से लेकर मायावती सबने कह दिया कि यह सरकार की गुंडागर्दी है। यहां पर दबाव बनाकर अफसरशाही के जरिए लोगों को डराया धमकाया जा रहा, लोगों का नामांकन होने नहीं दिया जा रहा, उनको गलत पर्चे दे दिए जा रहे हैं, उनको जो दस्तावेज दिए जाने हैं या लिए जाने हैं वो दाखिल नहीं करने दिया जा रहा। ये तमाम तरह के आरोप अलग अलग जगहों से निकल कर आए। उस बीच में जो लखीमपुर की तस्वीर निकल कर आई थी तो उसमें बाकायदा खुद मुख्यमंत्री ने संज्ञान भी लिया और पुलिस कर्मियों पर एक्शन भी ले लिया उन्होंने। तो इन 15 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि माहौल कितना गर्म है इस चुनाव में, गांव गांव तक। अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। जब जनता ने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पे छोड़ दिया। कदम आगे निकल गए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। जब जनता ने इन्हें हरा दिया तो जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। और मैं आपको कह सकता हूं पूरी तरीके से प्रशासन के लोग इसमें जिम्मेदार हैं, वो शामिल थे। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उन्होंने अपने मोबाइल बंद किए हुए थे। कोई भी नेटवर्क के अंदर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई बात आएगी तो उनके ऊपर आएगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया था पहले ही। जिस सरकार के अधिकारियों ने अपने मोबाइल को आउट ऑफ कवरेज एरिया कर दिया हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? 2022 में चुनाव घोषित होते ही उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें हटा देगी, उखाड़ फेंक देगी। बहरहाल तो चुनाव से पहले दावे बहुत होते हैं, लेकिन दावों की हकीकत क्या है वो भी आप समझिए। आप पंचायत चुनाव से लेकर अब ब्लॉक प्रमुखों का जो चुनाव चल रहा है उसमें आप स्थिति को देखिए तो एक तरफ यह नजर आता है कि बीजेपी मजबूत हो रही है। पंचायत चुनाव में हालांकि समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी टक्कर दी थी और इसी वजह से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वहां पर हमारी जीत थी, ना कि बीजेपी की। अब दूसरी तरफ आप जिला पंचायत का भी चुनाव देखिए, वहां पर क्या नजारा था। जिला अध्यक्षों की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या तस्वीर थी, और फिर वहां से आरोप लगा बीजेपी के ऊपर जो सत्ता में है कि असल में वहां पर भी डराया धमकाया गया है, खरीदा गया, इस तरह के आरोप लगे। सच्चाई क्या है वो जनता जानती है, लेकिन सबके बीच में एक तस्वीर और भी थी जो हमने 15 तस्वीरों को आपको दिखाया तो आपके मन में खुद अपने आप छपी होगी या फिर निकलकर उभर कर आई होगी कि आम व्यक्ति किस तरीके से एक दूसरे का खून प्यासा
हो गया है, खून का पैसा हो गया, और कैसे वो एक दूसरे से मारपीट कर रहे हैं। महिलाओं से भी कई जगह अभद्रता की गई और कुछ जगहों पर तो महिलाएं भी आपस में भिड़ी हुई नजर आई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ विवेक साइलस हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है विवेक आपका। करमवीर आजाद हमारे साथ हैं, दलित चिंतक। बहुत स्वागत है करमवीर आजाद आपका भी। बाकी अन्य मेहमान भी बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले विवेक साइलस, अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं वो किस आधार पर और कितना ज्यादा प्रामाणिकता उसकी है कि असल में डराया धमकाया जा रहा, और अफसर जो हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि अगर यहां पर कोई दो आपस में एकजुट हो रहे हैं या फिर कहीं पर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर आमने सामने आ रहे हैं तो वहां उन पर सख्ती बरता जाए। वो प्रशासन, वो पुलिस, उन पर भी उतने ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। विवेक साइलस, मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। करमवीर आजाद हमारे साथ हैं, दलित चिंतक हैं। करमवीर आजाद, इस चुनाव में ये जो 15 तस्वीरें हमने अभी दर्शकों को दिखाई, आप लोग भी तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, ये किस तरीके का चुनाव हो रहा है? और यहां पर डंका बजना या फिर ये कहना विरोधियों का कि असल में जानबूझकर डंका बजना दिखाया जा रहा है बीजेपी का, कैसे देखते हैं आप? अतुल भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे अभी इन लोग जो कह रहे हैं, ये पूरी तरह से अतुल भाई लोकतंत्र की हत्या है। आप ये समझ लीजिए, ये ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, ये सरकार के जहां पर ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासन पूरी तरह से इस चुनाव को कराए, लोकतंत्र कहां बचा है? पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आने वाले वक्त में ये समझ लीजिए दलितों का हित कहीं पे संरक्षित सुरक्षित हो ही नहीं सकता। जब यहाँ पे बाहुबलियों के साथ में जिस तरीके से उनका उत्पीड़न, प्रताड़ना और प्रशासन और शासन के दबाव में आकर के जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरी तरह से लोकतंत्र का बलात्कार किया जा रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी आपने। हत्या हो गई लोकतंत्र की और बलात्कार हो गया लोकतंत्र का। क्या वाकई ये सच्चाई है? और यहां पर देखिए, किसी दलित के खिलाफ ही कोई बात नहीं है। बहुत सारे जगहों पर आपस में सवर्ण बिरादरी के लोग भी भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर ये चुनावी लड़ाई ज्यादा दिख रही है। महामेदा हमारे साथ जुड़ चुकी है, महामेदा नागर, बीजेपी की प्रवक्ता। महामेदा, बहुत स्वागत है आपका। विवेक भाई आपके पास भी आऊंगा, अभी शायद आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। चलिए, विवेक भाई जुड़ चुके हैं। विवेक भाई, बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन महामेदा, जो बात दलित चिंतक ने कही है, बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिए। मुसलमान पहले से ही परेशान था, दलितों का जीना भी मुहाल हो गया है किसी भी चुनाव में आप लोगों के रहते, ये उनका तर्क है। जी, पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगी कि ऑलरेडी 1/3 जो सदस्य है वो अनअपोज चुन करके आ चुके हैं। मैं भाजपा के अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने फील्ड में रहते हुए मेहनत करी और जो ये परिणाम हमारे सामने, अभूतपूर्व परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, वो देख करके ऑफ कोर्स मन बहुत ही उत्साहित होता है। पर सेम मोमेंट पर मैं जब कई सारे ऐसे वीडियोस कल मैंने देखे, कल अनफॉर्चुनेटली मैं मीडिया से थोड़ी जुदा रही क्योंकि हमारे परिवार में एक डेथ हो गई थी। इस वजह से मैं कल किसी भी डिबेट पे नहीं रही। पर जब मैंने शाम को फॉलो अप लिया और मैंने देखा किस तरीके की पिक्चर्स और किस तरह की वीडियोस पूरे प्रदेश से अलग अलग जगहों से मेरे को देखने को मिली, तो ऑफ कोर्स मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो गया। जब मैंने देखा कि एक महिला के साथ में उसकी इज्जत को किस तरीके से तार तार कर दिया गया, तो मैं एक महिला होने के नाते मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने उस पूरे विषय पे छानबीन करी। और मुझे उससे ज्यादा दुख इस बात पे हुआ कि मीडिया ने किस तरीके से एक तरफा वहां पर ब्लेम कर दिया हमारी पार्टी को और कह दिया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया, उसके वस्त्र
छीने या उससे बदतमीजी करी, मेरे को बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई थी और आज भी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी जब तक मेरे को ये खबर आई कि लखीमपुर का जो इंसिडेंट था, जो कल बहुत वाइडली सारे मीडिया में चलाया जा रहा था, उसमें आरोपी को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। उसके अंदर यश वर्मा, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रिलेटिव थे, वो इस तरह की घटना के अंदर सम्मिलित थे और उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक ये भूमिका पूरी मीडिया के अंदर बनाई गई कल कि भाजपा के लोगों ने यहाँ पर गुंडागर्दी करी, मारपीट करी या बदतमीजी करी, तो ये सरासर मैं इसको सिरे से नकारती हूँ। और मैं अपनी सभी जनता को, सारे प्रदेशवासियों को इस बात से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि ये समाजवादी की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये योगी जी की सुशासन वाली सरकार है। इस सरकार के अंदर कोई अगर अपद्र फैलाने की कोशिश करेगा, कोई यहाँ पर बदतमीजी करेगा, कोई यहाँ पे गुंडागर्दी करेगा, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे फाइन एग्जाम्पल है, वो ये यश वर्मा की गिरफ्तारी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह के भी इंसिडेंट्स कल सामने देखने को आए हैं, उसकी अनबायस तरीके से प्रॉपर जांच करी जाए, ऐसा मैं सभी लोगों से मांग करती हूं। और मैं अपील करती हूं कि सारे लोग जिनके पास भी कोई भी वीडियो फुटेज है, वो अपने सारे पुलिस बंधुओं के साथ में कोऑपरेट करते हुए उन वीडियोस को सबमिट करें। पुलिस के पास भी अपना फुटेज है, वो भी उच्च स्तरीय जांच उसमें चालू है। और मुझे लगता है जो लोग भी आरोपी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइंस, जो लोग भी इस पूरी घटना के अंदर दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया, एक्शन भी लिया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई इसके बीच में जबरदस्त राजनीति हो रही है। एक तरफ निर्विरोध जीत का भी सिलसिला है और कल जब परिणाम आएंगे तो देखेंगे कि और आंकड़ा क्या होगा बीजेपी के पक्ष का। लेकिन सपा बसपा ने खुलकर कह दिया, अखिलेश और मायावती ने खुलकर कह दिया, ये प्रशासन फेल है, ये सरकार फेल है। तो अगर सब फेल है तो निर्विरोध इतने क्यों चुने जा रहे हैं और कैसे साथ उनका बढ़ता जा रहा है बीजेपी के लिहाज से, ये अपने आप में एक विषय होगा। विवेक साइलस जो बात यहां पर कह रही हैं, महामेधा एक महिला होने के नाते वो विचलित भी हैं, वो दुखी भी हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि इसमें कैसे मीडिया के भी कुछ हिस्से ने या फिर कहें कि कुछ पार्टियों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिक्र कर दिया, जबकि विषय कुछ और था। लेकिन कोई भी हिंसा, वो आपकी पार्टी के रहते हो, इनके रहते हो, वो ठीक नहीं है, महिलाओं के प्रति तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब यहां पर अगर हम चुनाव की बात करें तो निर्विरोध जीत का एक दृश्य हमने देखा, क्या ये उनकी मजबूती है या इसके पीछे भी कोई साजिश है? अतुल जी, देखिए, महामेधा जी को मैं नहीं सुन पाया था, तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा इको कर, लेकिन मैं इतना मैं जानता हूं कि अगर ये घटना बंगाल में होती या किसी और प्रदेश में होती या उत्तर प्रदेश में किसी और की सरकार होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन की मांग जरूर करने लगती कि प्रदेश की हालत इतने खराब हो गए हैं, इतनी हिंसा हो रही है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी हो। देखिए अतुल जी, लोकतंत्र जो है वो मर्यादा और सम्मान से चलता है। लोकतंत्र एक दूसरे के सम्मान से चलता है और लोकतंत्र कानून का पालन करने से चलता है। लेकिन देश में जो प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, उसने लोकतंत्र को लूटतंत्र में परिवर्तित कर दिया, जो कि हमने कल देखा। जिस तरह से हिंसा का तांडव हुआ, वो सबको स्तब्ध कर गया, स्तब्ध कर देने वाला था भी। ऐसे दृश्य देखने को पहले नहीं मिले। हम तो सीधे सीधे ये कहेंगे, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रायोजित गुंडे थे, जिनको सरकार का पूरा समर्थन। अतुल जी, आप मुझे बताएं कि कोई भी इतनी बड़ी हिंसा लगातार जो हो रही थी, जितने जिले आपने दिखाए थे उनका नाम भी लेना, करीब करीब पूरे उत्तर प्रदेश का मामला था, बिना सरकार के संरक्षण के बिना हो सकता है कि खुलेआम गुंडागर्दी, कट्टा, बम, पिस्तौल, लाठी डंडा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है, वो पुलिस के पीछे खड़े होकर खुद पुलिस को बता रहे हैं, इसको मारो, उसको मारो, ये करो, वो करो। और जिस महिला का चीरहरण हुआ, आपके अभी चैनल ने भी दिखाया, सारे चैनल दिखा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रस्तावक थी। ऐसा तो महाभारत काल में दुर्योधन और दुशासन ने किया था। लगातार 52 जिलों से व्यापक हिंसा की खबर आ रही थी, खुलेआम गोलियां चल रही थी। यूपी की पुलिस मुक्त दर्शक बन के बैठी हुई थी और उनका समर्थन कर रही थी। बताइए महामेधा, विवेक साइलस जो बात कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? पुलिस तो है ना, चलिए मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति था और उसने समाजवादी पार्टी की जो प्रस्तावक थी उनके साथ अभद्रता की, लेकिन पुलिस क्या कर रही थी?
मुझे लगता है कि मैं अभी जितनी जानकारी सुबह से हासिल कर पाई हूँ उसमें मुझे पता चला है कि जितने भी लोग इस तरह के जो वहाँ पर बैठे हुए म्यूट स्पेक्टेटर्स जितने भी पुलिस बंधु थे उन सबको ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया जा चुका है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि भाजपा के जो लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऑन वीडियो दिख रहा है, तो मैं आपको एक और समाजवादी के इनके एमएलसी से परिचित कराना चाहूंगी, सुनील साजन जी, जिनका खुद का एक ये बयान वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कोट एंड कोट, अरे इन सालों की कौन सी हैसियत है, ये कब से गुंडे हो गए। क्योंकि सही बात कही उन्होंने, क्योंकि जो गुंडागर्दी की जो ठेकेदारी है वो तो सिर्फ लाल टोपी वाले लोगों ने ले रखी थी। ऑफ कोर्स उन्होंने सही कहा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जब जिस तरह से अभूतपूर्व जीत पूरी तरीके से स्थापित हो गई है, चाहे वो त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे ये ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हो, जिस तरीके का समर्थन जनता के माध्यम से यहाँ पर हमको अनअपोज्ड कैंडिडेट्स में और जिला अध्यक्षी के चुनाव में मिलकर के आया है, तभी विपक्षी दल जो है वो आज की डेट में हताश है, उनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। सुनील सिंह भी हमारे साथ हैं सुभाषपा से। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सवाल इस बात का है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तो निर्विरोध लगभग 300 का आंकड़ा हो गया कि निर्विरोध उनको चुन लिया गया, तो यहां पर तो बीजेपी मजबूत दिख रही है। बाकी सारे दल ये कह रहे हैं कि नहीं, मजबूत इस वजह से दिख रही है या दिखाया जा रहा है क्योंकि असल में खुलकर वहां पर अफसरों के जरिए दबाव बनाया जा रहा। हकीकत है क्या ये? नमस्कार जी। अब हकीकत क्या है आपको मैं क्या बताऊं? नहीं, आप ही बताएंगे ना, आपको बुलाया है बताने के लिए। हकीकत यही है हाँ। भाई साहब, कोई पर्चा भरने के लिए जा रहा है तो उसको पुलिस रोकते रहे ना, तो यहाँ प्रशासन लड़ रहा है यूपी में, प्रत्याशी थोड़े लड़ रहे हैं। और योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जिस अभियान में ये लोग जुड़े थे उसका जीता जागता उदाहरण तो कल आपने देख लिया। एक महिला को किस तरह से लोग बेइज्जत कर रहे हैं। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि ऐसा तो महाभारत काल और रामायण में भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी महिला का चीर हरण हुआ हो। तो योगी जी कहते थे कि सारे गुंडे जेल के अंदर होंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। तो ये गुंडे आए कहाँ से? ये कहाँ के गुंडे हैं जो महिलाओं को रोक रहे हैं जी, जो किसी को पर्चा नहीं भरने दे रहे हैं? तो मैं तो पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपने जो नारा दिया था कि गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, तो ये गुंडे सारे गुंडे तो भाजपा में ही हैं इस समय। और जो भी इस तरह की करतूत कर रहा है, लोकतंत्र में इतना घिनौना काम आज तक, अब मेरी भी उम्र 46 साल हुई, इतना घिनौना कार्य लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ था कि किसी को पर्चा भरने से रोका जाए। किसी को कोई अगर प्रस्तावक है तो उसके घर जाके उसके मकान को गिराया जाए। ठीक है, ठीक है। महामेधा बहुत जल्दी से जवाब देंगी। जो सुनील सिंह का कहना है कि किसी को पर्चा दाखिल तक नहीं करने दिया जा रहा, वहां कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि खुद अफसरान चुनाव लड़ और लड़वा रहे हैं, और बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया है कि अगर आप भी विचलित हैं उस वीडियो को देख के, तो उनका भी मन विचलित है कि ऐसा योगी सरकार के रहते कैसे हो जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सुनील जी ने चश्मा पहना हुआ है, मैं कहूंगी कि इसको एक बारी पोंछ ले, क्योंकि इनको ये क्लियर नहीं दिख पा रहा है कि कौन लोग थे वो जमीन पे जो कि गुंडागर्दी कर रहे थे। और मैं जैसे कि आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि किस प्रकार से जो महिला के साथ में लखीमपुर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उस पर कितना क्विक एक्शन ऑलरेडी लिया जा चुका है। वहां पर जितने भी पुलिस बंधु थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी को एफिशिएंसी के साथ में नहीं निभाया, उनको अभी ऑलरेडी सस्पेंड किया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस समय क्वेश्चन उठाना योगी सरकार पर ये एकदम अनकॉल्ड है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हम सभी को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से जो लोग अभी यहाँ पर गुंडागर्दी का क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, जितने भी विपक्षी दल हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि उन्होंने तो सालों साल से प्रदेश के अंदर अपनी कार्य संस्कृति ही गुंडागर्दी पे स्थापित करी है। वो लोग इस तरह की जब बातें करते हैं तो मुझे बहुत ही आती है। और मैं
आज की इस डिबेट के अंदर मैं ज्यादा तर्क वितर्क ना करते हुए, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल भारतीय जनता पार्टी नेता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते आज मैं अपनी सभी जनता को ये आश्वासन देती हूँ, किसी भी पार्टी का अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने कल के इंसिडेंट के अंदर कोई भी मिसहैपनिंग करी है, किसी के साथ बदतमीजी करी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हर चीज कैमरा के रिकॉर्ड में है, चाहे वो पुलिस का कैमरा है, चाहे वो जनता का कैमरा है, वो सभी लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक है। करमवीर आजाद साहब, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। आपने कहा कि बीजेपी के रहते लोकतंत्र कुचला जा रहा है, आजादी खत्म हो गई है, उसकी हत्या हो गई है, बदनामी क्या क्या। सवाल इस बात का है कि अगर हम इसको राजनीतिक तौर पर देखें तो आखिर क्यों इस तरीके का दृश्य है और क्यों इस तरीके का परिणाम आता हुआ दिख रहा है? सब कुछ क्या गुंडाई के बल पे ही है, प्रशासन के ही बल पे है? कुछ तो आधार जनाधार होगा इस पार्टी का, लोग पसंद करते होंगे और तभी शायद उससे जुड़ रहे हैं और उसके साथ जुड़कर चुनाव में जाते हैं तो जीत मिलती है। देखिए अतुल भाई, एक चीज अभी मेधा जी जो है बोल रही थी, और वो जो कह रही थी कि जिसने किया हो, ये चाहे किसी भी दल के हो, मैं ये नहीं कहता हूं, किसी भी दल के इस तरीके से उपद्रवी जो है, शासन किसका है? समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बहुजन समाज पार्टी का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैं ये पूछना चाहता हूं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या सपा से क्वेश्चन होगा या कांग्रेस से क्वेश्चन होगा या बहुजन समाज पार्टी से? इस समय मौजूदा सरकार किसकी है? मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिम्मेदार माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। मतलब कहीं न कहीं उनका कुछ फेलियर है, प्रशासन शासन चलाने में वो पूरी तरह से फेलियर है, लोकतंत्र को बचाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। और ये सोचिए, जब ये तो ऐसा चुनाव है जो ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायती, काउंटी का चुनाव है, जो बाहुबलियों का चुनाव है। क्या स्थिति होती होगी उन गरीब बेचारे दलित मजदूर मजलूमों की? क्या स्थिति होगी जब वो उनका हक अधिकार नहीं मिलता होगा? जब ये ऐसी स्थिति है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसको लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र का बलात्कार के अलावा दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? अतुल भाई आप बताइए महामेधा जी। मुझे लगता है बड़ी रेटोरिक सी बातें कर रहे हैं। मैं पहले भी जब डिबेट में जुड़ी थी तब भी इन्होंने सेम ही शब्दों का, इसी सेम शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए क्लेम करा, ब्लेम लगाया। अब भी वो दोबारा सेम ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की डेट के अंदर, जैसे कि अभी जनाब ने बोला कि ये एक बाहुबल का चुनाव है, चाहे वो जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे ये ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर किसी एक पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा देना, आप देखिए कि वहां पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जनता आती है, जो जनता के साथ में जो कैंडिडेट्स आते हैं, उनके साथ में जो जनता आती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होते हैं। वहां पर जो लोग आते हैं वो हर प्रकार के समर्थक होते हैं। मैं खुद वो प्रशासन के फेल्योर पर भी सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसे लोग हैं, अगर ऐसे लोग हैं, मैं तो बहुत खुले मन से बात कह रहा हूं कि देखिए, इसमें किसी पार्टी को हम सीधे दोष नहीं दे सकते। बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और आमतौर पर ऐसे चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमने आज से नहीं, कोई नया मामला नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। समाजवादी पार्टी के सरकार के दौर में भी बहुत मामले हमने देखे, उसके पहले भी हमने देखे हैं, जब दलितों की मसीहा जब सरकार में थी तब भी हमने देखे हैं, और आज भी वो हो रहा है। तो इसके लिए सिर्फ एक पार्टी को तो मैं जिम्मेदार नहीं मानता। हाँ, जवाबदेही जरूर उस पार्टी की है जो सत्ता में बैठा है। जब सपा थी तो उसकी जवाबदेही थी, आज बीजेपी है तो आपकी जवाबदेही है। महामेधा, आप मेरे को ये बताइए कि क्या आज से पहले, आपने खुद ही बोला सर कि आज से पहले जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते आए, ये पुराने किस्से हैं, ये बस इतिहास अपने आप को दोहराया, ऐसी बात आपने कही। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी, कल से अब तक में शायद 24 घंटे ही हुए हैं, उससे पहले ही ऑलरेडी सस्पेंशन और अरेस्टिंग दोनों काम हो चुके हैं। आप मुझे एक वाक्य ऐसा भी बताइएगा कि आज से पहले जब इस तरह के इंसिडेंट सामने आए तो क्या जो स्टेट के अंदर जिस किसी की भी सरकार थी, चाहे वो समाजवादी की हो, चाहे वो बसपा की हो, किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार रही है, क्या उन्होंने इतना रैपिड एक्शन लिया है? ये विवेक साइलस इसका जवाब देंगे। एक्शन तो तुरंत लिया गया ना विवेक साइलस, और तस्वीरें अगर 15 या 52 हैं तो 15 और 52 तस्वीरें मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के दौर में भी निकलकर आती थी। एक तो ये है, और तब आपकी जवाबदेही थी, आप करते भी थे, एक्शन लिया होगा तो आप बताइए महामेधा को
दूसरी बात उनका यह कहना है कि इन तमाम चीजों के बीच में एक और मूल मुद्दा है, वो ये है कि बीजेपी पंचायत चुनाव में, फिर जिला अध्यक्ष वाले में, अब ब्लॉक प्रमुख में, हर जगह पर अपना डंका बजा रही है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जब 2 मई को रिजल्ट आया था तो उसमें सबसे ज्यादा पंचायती के सदस्य किस पार्टी ने जीते थे, पूरे हिंदुस्तान के चैनल ने दिखाया था, और समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन के आई। महामेधा जी थोड़ा शांत हो जाइए, मैंने भी आपको बहुत शांति दी। सुन लीजिए महामेधा, सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए, बहुत शांति से सुन रहे थे। फिर आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, आप अपने टाइम पे काउंटर कर दीजिए। हाँ। आप अपने काउंटर कर दीजिए। ठीक है विवेक भाई। अब चाहे प्रशासन की गुंडाई के दम पे, धनबल के दम पे, फर्जी मुकदमे के दम पे, घर गिरा के, अपहरण करके, डीएमएसपी से दबाव बनवा के आप चुनाव जीतने, कोई दिक्कत नहीं, आप जीत गए चुनाव, लेकिन जनता तो सब देख रही। देखिए, यहाँ एक सवाल ये भी है, जो गुंडाई हुई ठीक है, कल आपने, अब थोड़ा समय आपका अतुल जी, हाँ बिल्कुल विवेक भाई आप बोलिए। कन्नौज में एबीपी के जो हमारे पत्रकार थे, उनको किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा, कल लगातार दिन भर चला। मिश्रा जी चिल्लाते रह गए कि हमको भारतीय जनता पार्टी गुंडे मार रहे हैं, मोदी जी बचाओ, योगी जी बचाओ, आपके प्रदेश में क्या हो रहा। बस्ती में भारत समाचार के पत्रकार के साथ यही हुआ, वो भी बेचारा चिल्लाता रहा, लहू लुहान कर दिया, उसका भी यही आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हमको मार। तो ये मीडिया का कहना है, ये समाजवादी पार्टी का कहना नहीं है, और दोनों जिम्मेदार चैनल। देखिए, पुलिस जनता के विश्वास का प्रतीक होनी चाहिए। अब हाथरस कांड में क्या हुआ, जब हाथरस की बेटी का कांड हुआ तो यही उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही थी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, रेप ही नहीं हुआ। आगरा पुलिस ने ट्वीट किया कि ये तो फेक न्यूज है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार ये बोल रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, देखिए हंस रही है, ट्वीट कर रहे थे कि ये तो फेक न्यूज है, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सच्चाई दिखाने वालों की बहुत बड़ी कीमत आज चुकानी पड़ती है। अतुल जी 1 मिनट दीजिए, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल मिर्जापुर में जब बच्चों को नमक रोटी खिलाई जाती है मिड डे मील के नाम पे, तो जो पत्रकार था पवन जायसवाल, उसको आप लोग जेल में डाल देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र में जब मुसहर समाज के लोग घास की रोटी खाते हैं, उसको जो पत्रकार दिखाता है, उस पर आप लोग NSA रासुका लगवा देते हैं। देवरिया में जब दलित की बच्ची छोटी बच्ची पोछा लगाती नजर आती है, जो पत्रकार उसको दिखाता है, उसको आप रासुका में सीधे जेल के अंदर डाल देते हैं। और कोरोना काल में जो भ्रष्टाचारी थे, जिन्होंने पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर में भ्रष्टाचार किया था, उससे ज्यादा कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डॉक्टरों पे की, और कहा कि अगर बोलोगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर कम है या कम ही है तो उठा के जेल कर देंगे और घर कुड़ुक कर देंगे। ऐसी तानाशाह सरकार, मैं तो बात ही नहीं कर रहा बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस पे, ये आम लोग की बात कर रहा हूं मैं। उस पे भी क्या महानेता नागर ये बोल देंगे कि नहीं हमारी सरकार तो बहुत अच्छी चल रही है। और ये बोल रही थी अभी पहली अपनी डिबेट में, पहले ओपनिंग रिमार्क में, कि न्यूज स्पेक्टेटर क्यों थे। तो मैडम, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यू आर इन पावर, आप पावर में है, आप जिम्मेदार हैं। 4.5 साल यहां हो गए, 7 साल केंद्र सरकार पे हो गए। ये नेहरू और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पे जाना बंद करिए, और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से बसपा और सपा पे जाना बंद करिए। आपकी सरकार क्या कर रही है? महामेधा जल्दी से काउंटर में छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद फिर मैं लौटूंगा। जल्दी से एक जवाब। मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ घिसी-पिटी बातें हैं जो कि विवेक साइलस जी हर डिबेट पर पे, जो विवेक साइलस जी, मैंने आपकी बात सुनी विवेक साइलस जी, अब आप सुनिए, मैंने आपको जनता सुन रही है। 4-5 चीजें हैं जो कि विवेक साइलस जी ने, एक मुझे लगता है कि नोटबुक बना करके बैठे हैं कि हर डिबेट में जाएंगे तो उनको उन्हीं टॉपिक्स पे बात करनी है, चाहे टॉपिक किसी भी बात का हो, उनको ले जा करके उनको सिर्फ और सिर्फ यही 3-4 विषय हैं जो इनकी नॉलेज में है, जिनको ये गाते रहते हैं। बड़ा अफसोस होता है कि आज हम यहाँ पर प्रशासन की बात करें, हम यहाँ पर इलेक्शन की बात करें। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी बहुत ही क्विकली आज से पहले, कि अभी मैं रिसेंटली प्रवास पे इटावा में थी। मैं इटावा में थी, एक कार्यकर्ता के घर पे मेरे को भोजन करने का सहयोग मिला। वहां पर सहयोग से मैं जब उन लोगों के साथ बैठी हुई थी तो उन्होंने बताया
किस प्रकार से यहाँ के जो जिलाधिकारी हुआ करते थे, यहाँ पर जिस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनको किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में जमीन पर बैठा करके खुद समाजवादी के नेता ऊपर बैठ करके उनसे हाथ जुड़वा करके काम कराया। ये मैं, अरे सर आप मेरी बात आपको, अरे बात कर रहा हूँ, खाने पीने की बात, अरे आप रुकिए, खाने पीने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी असलियत, मैं आपको आईना दिखा रही हूँ सर। ये असलियत थी समाजवादी, ये समाजवादी की असलियत। सुनिए, मैं आपको आईना दिखा रही हूँ। अरे सर मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आज की डेट में जब प्रशासनिक अधिकारी फुल फ्लेजेड तरीके से पूरी एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहे हैं, तब विवेक साइलर जी और उनकी पार्टी के लोगों के अंदर एक अलग बौखलाहट देखने को मिला। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा फिर आप लोगों से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, सुर्खियों के साथ वापस आएंगे। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए, हम चर्चा यही कर रहे हैं कि एक तरफ जीत का जश्न है और कल क्या रिजल्ट आएगा उसके लिए इस वक्त अपनी कोशिश जारी है। नामांकन का आखिरी दिन आज ही था, लेकिन अब यहां पर दूसरा विषय भी निकल गया। खुलकर समाजवादी पार्टी और मायावती इन दोनों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जमकर गुंडाई हो रही है और गुंडाई के दम पर ही जीत अगर हो रही है तो हो रही। सुनील सिंह हमारे साथ है सुभाषपा से। सुनील, जैसा आप कह रहे थे कि लोगों को पर्चा दाखिल करने तक नहीं दिया जा रहा, अफसर ही लड़ रहे हैं चुनाव, ना कि कैंडिडेट लड़ रहे हैं। विवेक भाई भी बहुत सारी बातें बता रहे हैं। दलित चिंतक तो आप देखिए करमवीर आजाद, उनका कहना है कि ये तो अपने आप में हत्या जैसा है लोकतंत्र के। महामेधा कह रही है कि वो दौर अलग हुआ करता था, आज के दौर में अगर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा तो एक्शन भी हो रहा है। हेलो सुनील, आपकी आवाज आ रही है, बोलें। जी जी जी, अभी भाजपा की प्रवक्ता बता रही थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं जी कि खाता न बही, भाजपा जो कहे वही सही। जितने दो पर्चा दाखिल होने से छूट गए, इनके पुलिस प्रशासन के लोग जिस तरह से तांडव किया, क्या दोबारा चुनाव वहां पे कराएंगे? ये निष्पक्ष जांच की बात करती हैं और कार्रवाई की बात करती हैं, इनकी कहाँ कार्रवाई हुई है? अभी हमारे बलिया में इनके सरकार के एक मिनिस्टर हैं उपेंद्र तिवारी जी, अगर उनका वीडियो इनके पास है तो देख लेंगी, जिस तरह से सरकार के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के बारे में उन्होंने कहा, और उसके बाद चुनाव वहां सपा जीती हम लोगों के सहयोग से। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गरीब लोगों को वहां फंसाया जा रहा है, उसके बारे में तो इनको सुनाई नहीं दे रहा होगा। हेलो, बोलिए बोलिए सुनील, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं आपको। आवाज कब कट जाएगी? मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय जो लोकतंत्र पे हमला हो रहा है और जिस तरह से ये लोग कार्य कर रहे हैं और पिछली सरकारों के बारे में तुलना करके ये लोग जिस तरह से जनता के बीच पेश आ रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता क्या इसीलिए बैठाई थी कि समाज महामेधा जवाब दीजिए, महामेधा जवाब दीजिए आप। बसपा की सरकार में जैसा हुआ, मैं एक सेकंड सर, सुन लिया आपकी मैंने बात। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर प्रदेश की जनता इतनी ही हमसे दुखी होती, इतनी परेशान होती, तो बार बार इतने कहते ह्यूमंगस नंबर्स हमको देखने को ना मिलते। आप चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात कर ले, चाहे वो ब्लॉक प्रमुखी के जो अभी ऑलरेडी रिजल्ट आ चुके हैं, जितने जो निर्विरोध सदस्य जीत करके आ चुके हैं, और कल बाकी का जो रिजल्ट है वो भी हमारे सामने जल्दी आ जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही निराधार बात है कि ये कहना कि यहाँ पर जनता जो है
जनता हमसे आपसे सबसे ज्यादा समझदार है, वो जानती है उसको किस प्रकार का नेतृत्व अपने प्रदेश के अंदर चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व जो उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो सके, ऐसा नेतृत्व जो कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता से ऊपर उठा हुआ हो। और अगर हम इन 3 शब्दों का कोई विकल्प ढूंढते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। ठीक है, करमवीर आजाद, सवाल इस बात का है जो महामेधा भी कह रही हैं कि अगर वाकई जनता इतनी प्रताड़ित होती तो बहुत सारे चुनाव हुए, क्यों आखिर बीजेपी का कद बढ़ता हुआ दिख रहा है हर जगह पर? बंगाल में वो अगर नहीं कर पाए तो वहां की जनता ने तय किया, उनको मौका नहीं दिया, तब तो आपने कहा कि लोकतंत्र बच गया, लेकिन जहां वो जीतते हैं फिर आप कहते हैं कि अब लोकतंत्र यहां पर खत्म हो जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी। जनता भी तो कुछ देखती होगी ना। अतुल भाई, अभी महामेधा जी जो बता रही थी, मैं इनको बताना ये चाहता हूं, ये 3 शब्द बोली हैं, 3 शब्द, एक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और एक और कुछ शब्द बोली है, लेकिन उसमें मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा विभाग हो, मुझे आप बताइए या मेधा जी बताएं, जहां पे भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी इनकी कामयाब हुई हो। मेधा जी आपका सुन लीजिए। अब सुनिए आप, मेधा जी मैं आपको पलट करके चैलेंज करती हूँ कि आप एक इंसिडेंट ऐसा बताइए। मेधा जी आप बीच में मत बोलिए, मेधा जी आप बीच में मत बोलिए, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। मुख्यमंत्री तक एक मैं अतुल भाई, ये आवाज ही को होती है, मैं समझ नहीं ठीक है, महामेधा आप बोल लीजिएगा। महामेधा एक मिनट उनको बोल लेने दीजिए, और कभी भी काउंटर आप लोग करिए एक दूसरे को, अगर किसी के बीच में तो आप छोटा कमेंट करिए। मैं ये कह रहा हूं, करमवीर, उत्तर आपके, मैं इंडिया न्यूज के ही चैनल पर, आपके चैनल ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था खनिज विभाग और परिवहन विभाग का, मैं उसका बहुत बड़ा एक जीता जागता सबूत हूं, मैं उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत हूं, जिसने 2014 से लेकर के 2021 चल रहा है, लगातार मैं निरंतर भ्रष्टाचार के खिलाफ 1500 से ज्यादा आरटीआई मांग चुका हूं। ये बता दे, महामेधा जी बता दे कि वहां पे भ्रष्टाचार 0 हो गया, भ्रष्टाचार का ग्राफ 100% एक्स्ट्रा हो गया है। इनकी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी कहीं पे कामयाब अगर हो, किस बात पे ये बात करेंगी? अपराध, पूरी तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में पनप रहा है, और किसी भी विषय में आप बता दें, इनकी सरकार थी कि ये बताइए, इन्हीं के सरकार में जो है आपके ये उन्नाव का कांड, उन्नाव वाला कांड इन्हीं की सरकार में हुआ, हाथरस का कांड इन्हीं की सरकार में हुआ। ये क्या बात करेंगी? इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये चुकी है। ठीक है, उनके पास मुद्दे नहीं होंगे और उनके पास शायद आप जितने आंकड़े नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है, महामेधा आपके सवाल का जवाब दे देंगी। मेरा सवाल ये है कि आप उन्नाव कांड पर चले गए, हाथरस कांड पर चले गए, बिल्कुल इनके समय में हुआ, और हमने उनसे सवाल भी पूछा इनसे कि ऐसा कैसे, क्योंकि इसके पहले के भी कांड मुझे बहुत सारे याद है, वो तमाम पार्टियों के, बसपा के दौर के, सपा के दौर के और अब बीजेपी के दौर के। मेरा सवाल ये था आजाद साहब कि ये सारी चीजें होने के बाद भी आखिर जीत इनको ही क्यों मिल रही है? इसके पीछे आप क्या चिंतन जब करते हैं तो क्या लगता है आपको कि इतना होने के बाद भी बार बार इनको जीत क्यों मिल रही है? उसका कारण कुछ समझ में आता है? ये तो शासन प्रशासन की जीत है, इनकी जीत नहीं है। पूरा प्रशासन जिताने में लग गया है इनको। महामेधा अब जवाब दीजिए, ये शासन प्रशासन की जीत है, ना कि आपकी पार्टी की और पार्टी के लोगों की जीत है? मैं कहूंगी ये शासन प्रशासन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जनता की जीत है, जो कि आज के एज में खुल करके चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है और अपने पूरे चुनाव के प्रोसेस को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में
और बिना किसी डर के साथ में वो वहां पर भाग ले सकती है। दूसरी चीज रही बात प्रशासन के बारे में, जब बात करें तो मुझे गर्व है इस बात का कि आज की डेट में हमारा जो प्रशासन है, जितने भी अधिकारी हैं, वो अपनी एफिशिएंसी के साथ में काम कर पा रहे हैं। मैंने एक ऐसा भी दौर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है जहां पर इन्हीं अधिकारियों को इन्हीं के ऑफिस से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया जाता था, इनके साथ में इनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था। मुझे गर्व है इस बात का कि आज की डेट के अंदर हमारे जो उत्तर प्रदेश है, इसके अंदर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो फुल फ्लेजेड तरीके से अपनी पूर्ण एफिशिएंसी के साथ में वो जनता की सेवा कर पा रहे हैं। तो ठीक मुझे है लगता है विवेक साइरस, अब यहां पर सवाल यह है कि एक तरफ देखिए जो गुंडई हो रही है या मारपीट की तस्वीरें हैं जो कि वाकई ठीक नहीं है, इसका पूरी तरह से इसके रोकथाम होनी चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। बीजेपी सत्ता में है तो जवाब उससे ही लिया जाएगा। लेकिन अब दूसरे पहलू पर आते हैं। सवाल इस बात का है कि इतने सारे कैंडिडेट्स निर्विरोध चुन लिए गए और अब जितने बचे हैं, जब 10 तारीख को चुनाव और फिर परिणाम आएगा, वहां पर आप उम्मीद करते हैं कि हां सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा और समाजवादी पार्टी, जैसे पंचायत का आपने उदाहरण दिया था कि परिणाम आया था तो सबसे बड़ा कौन दल था, वैसे ही इसमें भी दिखेगा जितने अब बचे हैं? देखिए जितने भी बचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, चाहे वो निर्दल हो या किसी और पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के, वो क्या परिणाम आएगा वो तो कल ही समझ में आएगा। लेकिन स्थिति तो खराब है। अभी महामेधा जी बोल रही थी भ्रष्टाचार को लेकर, तो महामेधा जी आपके एक विधायक हैं श्याम प्रकाश, कहीं हरदोई के हैं, शायद आप जानते हो। उन्होंने कहा, आप ही के विधायक, कि ऐसा भ्रष्टाचार होते मैंने किसी अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में नहीं देखा। ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोल रहा है, आप ही का, समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही। लोनी के विधायक जब आप लोग शमशान में दलाली खा गए थे गाजियाबाद में, शायद जहां की आप रहने वाली है, तो आपके लोनी के विधायक जो गुज्जर साहब थे, गुज्जर साहब ने कहा था कि 50% से ज्यादा दलाली दी जाती है तब पैसा मिलता है लखनऊ से। ये आप ही के विधायक। ब्रिजभूषण राजपूत आप ही के विधायक है जो कि बुंदेलखंड से आते हैं। खनन में उन्होंने कहा था कि ऐसा भ्रष्टाचार हमने नहीं देखा और पुलिस के ऊपर खनन माफिया ट्रैक्टर तक चढ़ा के उनको मार डाल रहे थे। बलिया में जहां अपने राजभर साहब की पार्टी के जो है वो बोल रहे हैं एसडीएम और सीओ के सामने दलित की हत्या कर जाती है और आपका विधायक उसी हत्यारे के साथ खड़ा ना होता है, सिर्फ फेसबुक पे उसका समर्थन भी करता है। ये आपकी हाल। अब आते हैं घोटालों पे। 69,000 शिक्षक घोटाला आपने किया। पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर को भी आपने नहीं छोड़ा। जहरीली शराब कभी ठेके पे बिकते देखी है? 1200 लोग जहरीली शराब सरकारी ठेके से पी के मिल गए। ये है आपका भ्रष्टाचार। शमशान, नमक, जूता, सीएनडीएस, बाल विकास पुष्टाहार, किताब, कुछ तो छोड़ दिया होता। कहीं थोड़ी बहुत शर्म रखनी चाहिए थी नागर साहब, आपको महामेधा जी कुछ शर्म रखनी चाहिए थी। और जेल में गैंगवार होते देखिए, हमने सड़कों में तो देखी थी, लेकिन इनकी प्रशासन में, इनकी सरकार में जेल के अंदर, राजभर जी नहीं है, जेल के अंदर सुनील जी, मैं आपसे वो फॉलो करना चाहूंगी जो विवेक जी या समाजवादी पार्टी कहे वही कौशल किशोर आपके कौन से आपने मंत्री बना दिया है। कौशल किशोर ने चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को कि क्या प्रशासन डेटा को गलत फहमी में है। आप कौन सी गलत फहमी में, वहां से आप अपना सुनना नहीं आ रहे सर। अगर आप झूठ बोलेंगे नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके, जाने का समय आ गया है, जाने का समय आ गया आपका। वो तो दिख रहा है कि जाने का समय कितना है और कितना कितने का है। आप जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, जितना भ्रम फैलाना है फैला लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। आप ये जो चतुर्मुख रेत में जब मुंह दे लेता है, उसको लगता है कि सब कुछ गायब हो गया। ऐसा नहीं है, अच्छी तरह से नहीं जनता जान गई है भारतीय जनता पार्टी का। आप ये बताइए, चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, एक प्रश्न करती हूँ। आपके कुछ तो ब्लॉक प्रमुख जीते होंगे ना, आपके या एक भी ब्लॉक प्रमुख नहीं जीता। विवेक जी, लिसन टू मी, आई कैन लिसन टू मी। I don't want to deviate the entire topic. If you want to talk on subject, then please do. If you want to talk on the subject, then please do. Otherwise, there's no point in having this debate.
लिसन टू मी। ठीक है, नहीं, why are you speaking over me? नहीं ठीक है, कोई व्यक्तिगत कमेंट कोई ना करे। मामेदा, मेरा प्रश्न ये है, उनका ये कहना है कि आप जो कुछ कह रही हैं वो कहिए, लेकिन अब आपके जाने का समय आ गया है, तो किसके आने का समय वो बता रहे हैं कि आ सकता है। Each and every one of you are like that. सर मैं बस एक प्रश्न विवेक जी से पूछना चाहती हूँ। विवेक भाई मैं सुन ये- लीजिए, सवाल आपसे कर रही है मामेदा, सुन लीजिए। हाँ मामेदा, आप तो बिना बात ही घुसिया ही रहे हैं, बिल्कुल विवेक जी। बात सुनिए, एक प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपसे, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके कहीं तो ब्लॉक प्रमुख जीते होंगे ना जनाब, जहाँ जीते हैं तो वहाँ क्या भारतीय जनता पार्टी स्थापित नहीं थी, या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे? अगर वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद अगर आपके, क्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश की वो पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद नहीं था? जहाँ आप जीते हैं वहाँ क्यों इस तरीके की आपने ये प्रश्न नहीं उठाए कि वहाँ पर तो ऐसे गड़बड़ कर दी, वैसे गड़बड़ कर दी? तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा फैक्ट है कि जनता के समर्थन से जो लोग चुन करके आए हैं, ठीक है। आप अरे सर, अभी तक जितने निर्विरोध, आपका कोई निर्विरोध भी आया वो मुझे पता है। निर्विरोध तो आप ही आप है, निर्विरोध तो आप ही आप है। अभी चुनाव कल है, लेकिन आपका जो प्रश्न है मैं उसको बताता हूँ। विवेक साइलस, उनका तर्क यह है कि अगर आप पंचायत में कह रहे हैं कि हम जीते, तो आपको जीत मुबारक, आप कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े दल के तौर पर निकल कर आए थे, लेकिन जिला पंचायत में इन्होंने उल्टा कर दिया। तो अगर आप जीते तब तो लोकतंत्र बच गया था, लेकिन जहां पर ये जीते तो आप कह रहे हैं कि नहीं, गड़बड़ है। ये उनका प्रश्न है। पुलिस तो वही थी, शासन प्रशासन तो वहां पर भी इन्हीं का रहा होगा, इन्हीं की सरकार के दौर में आप वहां जीते। मैं समझ गया, बहुत अच्छा सवाल महामेधा जी ने किया है। जो जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी या प्रधान जीत के आए हैं ना मैडम, वो डायरेक्ट चुनाव से जीत के आए हैं। और ये जो चुनाव हो रहे हैं ना, ये सदस्य चुन रहे हैं, ये इनडायरेक्ट चुनाव है। आप मुझे पढ़ी लिखी लगती है महामेधा जी, या नई नई प्रवक्ता बनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको पता ही नहीं है बात सर, आपको भी पता होना चाहिए ना। जो जनता माना आपकी उम्र मुझसे ज्यादा होगी, माना आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा होगा, पर अपनी आइडियोलॉजी के बारे में बात करने के लिए, अरे सर समाजवादी की तरह गुंडागर्दी करके हमको यहाँ पर नहीं बिठाया गया है। सर समाजवादी पार्टी के तरह अनएजुकेटेड लोगों को अपने फैक्ट्स को अनवेरीफाई करे बिना मैं यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। मैंने आपसे एक सिचुएशन पूछी सर, मैंने आपसे बस एक प्रश्न पूछा, आप उसका सिंपल आप क्यों बार बार टॉपिक से डेविएट कर जाते हैं? मैंने आपसे बस एक बहुत ही मासूमियत से एक प्रश्न पूछा कि जहां पर आप जीते थे, आपने पहले, आप अभी मेरे को इस बात पे घेर रहे हैं कि वो ऐसे चुनाव से होकर के आते हैं, डायरेक्ट चुनाव से यहाँ सदस्य चुन रहे हैं। मुझे पता है प्रोसेस, आप मुझे इतना ज्ञान मत दें। मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, मैं भी सर इररेलेवेंट नहीं पूछ रही हूँ। आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रश्न किया था सर, थोड़ी देर पहले आपने एक पॉइंट रेज किया था कि सबसे ज्यादा हमारे सदस्य जीत करके आए थे। आपने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना? अरे गाजियाबाद में आपका एक सदस्य, अरे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब आप आपने यही इस्तेमाल किया, पूछिए इनसे। एक सदस्य जीता गाजियाबाद में। विवेक साइलस साहब, एक या दो की बात नहीं है, उनके प्रश्न का मूल मकसद इतना है उनको जानना कि जब आप कहीं भी जीतते हैं, वो डायरेक्ट वाला हो, इनडायरेक्ट वाला हो, कौन सा प्रोसेस, छोड़ दीजिए, कोई तो प्रोसेस होता होगा ना। तो अगर शासन प्रशासन का इतना ही दबाव है और गुंडाई चरम पर है, तो उस प्रोसेस को भी तो वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं कर देंगे। ये उनका प्रश्न था। बहरहाल छोड़िए, मेरा अब सवाल यह है कि निर्विरोध अगर यह आंकड़ा 300 का बीजेपी छू रही है, तो अब उस चुनाव में जब हम कल पहुंचेंगे और वहां पर जब मतदान होगा, तो फिर हम देखें कि उसका परिणाम जब देर रात से आना शुरू होगा, शाम से आना शुरू होगा, तो वो क्या होगा, और वहां आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। करमवीर आजाद, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। मुझे लगता है कि शायद अगर सब कुछ गुंडाई से ही हो रहा है तो वाकई गड़बड़ है, और अगर प्रोसेस से हो रहा है तो कुछ तो उनका होगा किया हुआ जिसको जनता पसंद करती है। अतुल भाई, माँ मेधा जी एक बात कह रही थी अभी, उस बात का मैं एक बहुत सच्ची घटना से उदाहरण देना चाहता हूँ। जी 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 बताइए। हमारे प्रयागराज में एक जिला पंचायत सदस्य था। जिला पंचायत सदस्य
MIM जो ओवैसी जी की पार्टी से वो जिला पंचायत सदस्य बनता है और जीतने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ये इसलिए महामेधा जी को बताना चाहता हूं कि ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ये जनता के द्वारा जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, ये जनता के द्वारा चुने। तो सर इसके अंदर तो हमारी कोई कमी नहीं। वो इस वजह से अब एक व्यक्ति कहाँ चला जाता है इस चीज का कोई वो नहीं, इस चीज से आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि आपका जो है बहुत बहुमत से आप जीत गए। ये शासन प्रशासन का चुनाव होता है। सर मेरी गलती नहीं है या ये भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है कि अगर कोई ओवैसी जी की पार्टी का जीता हुआ सदस्य अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर जाता है, ये उनका अपना डिसीजन है। वो साउंड माइंड के साथ में और पूरे सेंसेस में रहते हुए उन्होंने ज्वाइन करी होगी। पैसे का खेल सर, आप तो बात मत कीजिए। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता, तुष्टिकरण की राजनीति, धनबल के माध्यम से जिसने आज तक अपने आप को जो जनता का खून पिया है आप लोगों ने, उसका परिणाम है। प्रदेश के अंदर आपने अपने आप को अपनी सरकार जनता का खून के जो आप लोगों ने काला धन अंकित किया है, ये उसका परिणाम है। विदेश से काला धन लाने की बात करते थे। हमारे देश में आए दिन काले धन की उगाही हो रही है, उसमें कोई अंकुश नहीं लग रहा है, समाजवादी पार्टी उसमें कोई अंकुश नहीं लग रहा है। ये क्या जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे, ये क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे। आपकी पार्टी ने विदेश से काला धन लाने की बात करते थे ये लोग। को लूटा है। आप जो जनता की ये सोचिए हमारे देश में प्रतिदिन काले धन की उगाही हो रही है। कि आप ठीक है, चलिए अब काला धन और 15 लाख वाला फिर से मत ले आइए करमवीर आजाद साहब। हमने जिस विषय पर भी चर्चा की, अब देखते हैं उसका परिणाम क्या आएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया महामेधा आपका, विवेक साइलर साहब का, सुनील भाई आपका और करमवीर आजाद आपका भी। तो मौजूदा दौर में सबसे अहम बात यह है कि निर्विरोध अगर 300 बीजेपी जहां पर उसकी जीत तय मानी जा रही है, उसके बाद ये फिगर क्या होगा जब चुनाव होगा और फिर उसके नतीजे आएंगे। लेकिन उससे भीतर है कि सबसे ज्यादा प्रमुख है कि सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि शासन प्रशासन को इतना वो सख्त करे ताकि कहीं गांव के किसी हिस्से में सुदूरवर्ती इलाके में भी कोई किसी महिला का अपमान करने की हिम्मत ना कर पाए और या फिर बाहुबल का प्रयोग करके वो चुनाव को प्रभावित ना करे। नमस्कार।